पर्पल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम, और इस वक्त लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद सर, जो लगातार तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बोलते हुए नजर आते हैं। सर, आज जिस मुद्दे को लेकर के मैं आपसे जुड़ा हूं, क्योंकि बीते 2-3 हफ्तों से लगातार इस्लामोफोबिया इन इंडिया को लेकर के अरब कंट्रीज में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं भारत सरकार की नीतियों पर। इसका असर किस तरीके से पड़ सकता है मौजूदा राजनीति पर? देखिए, पहले चीज जो हमें समझना है यहाँ पर कि अब तक इंडिया और अरब कंट्रीज का जो रिलेशनशिप है ये हमेशा ही बहुत अच्छा रहा है। जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक इसका बहुत सारा श्रेय जो है उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, इन लोगों का जो एक कंट्रीब्यूशन था अरब वर्ल्ड के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखने के लिए, और वही आज भी कंटिन्यू हो रहा। लेकिन क्या हो रहा है कि ये बहुत सारे जो ये फैसिस्ट जो आरएसएस के इन्फ्लुएंस ट्रोल्स हैं, ये लोग इंडिया में मुसलमानों को टारगेट करते करते ये लोग इस्लाम को टारगेट करना इन्होंने शुरू किया था। अब इस्लाम को टारगेट करने के साथ अब क्या हो रहा है कि ये भूल गए हैं कि इस्लाम सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर है। तो बेशक क्या हो जाता है कि हर मुस्लिम कंट्री के लोग जो है वो फील करते हैं कि हमारे धर्म के बारे में ऐसा कह रहे हैं, और इस वजह से आप देख रहे हैं रिएक्शन हो रहा है। और अभी ये सोशल मीडिया के जमाने में क्या होता है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा रह रहा है, इसलिए यहीं पर भी आप एक छोटा कमेंट करो, पूरी दुनिया में हर कोई देख लेगा। और ये सोशल मीडिया के कमेंट्स की वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल अटेंशन इंडिया में जो हो रहा है उस पर आ गया। यानी जो लिंचिंग्स हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो ये अरेस्ट हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, ये असल में इंटरनेशनली स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में इसके बारे में कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करता था। अगर आप भी इंटरनेशनल स्टडी करेंगे, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो ज्यादातर या तो रोहिंग्या के बारे में बात करेगा या फिर फलस्तीन के बारे में बात करेगा। लेकिन इंडिया में गुजरात हुआ या अभी दिल्ली राइट्स हुए, मुजफ्फरनगर हुआ, किसी को पता नहीं है। लेकिन अभी ये इस्लामोफोबिया की वजह से क्या हुआ है, पूरे दुनिया में इसकी नजर आ गई है। नाम सिर्फ अरब ममालिकों में, वेस्टर्न कंट्रीज में भी, और हमारा मुल्क का नाम बहुत खराब हुआ है। अब हमारे मुल्क को चाहिए कि जो हमारा सेक्युलर वैल्यूज है उसको फॉलो करिए, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आगे देखते हैं हमारे गवर्नमेंट इसको कितना सीरियसली लेती है। क्योंकि सर, हमने ये भी देखा कि पहले तो अरब देशों के लोग ही सवाल उठा रहे थे, जिसे लेकर के तमाम लोग ये बोलते हुए भी नजर आए कि ये जितनी भी खबरें हैं ये फेक है, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। जब ट्विटर पर घेरना शुरू किया, जैसे अब अगर हम तबलीगी जमात का मुद्दा लेते हैं, 22 दिन तक पूरा प्रकरण चला, देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला कि किसी जाति धर्म से जोड़ करके इसे ना देखा जाए। जब सवाल उठे तो उन्होंने 22 दिन बाद एक ट्वीट किया छोटा सा, और ये कहा कि जाति धर्म से जोड़ करके ना देखा जाए कोरोना वायरस को। तो नीति और नियत में फर्क नहीं नजर आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के? ये अभी की बात नहीं है, पिछले 6 साल से यही है। देखिए, 6 साल से ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में ये नजर नहीं आता। एक मिसाल आप ले लीजिए, 2019 में जब ये लोग इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने आकर वहां पर एक स्पीच किया कि पहले हम कहते थे सबका साथ सबका विकास, अब हम कह रहे हैं सबका विश्वास भी। ऐसा कहने के 24 घंटे के अंदर ही मध्य प्रदेश में एक लिंचिंग हुआ। 24 घंटे के अंदर एक लिंचिंग हुआ और उन्होंने कुछ नहीं कहा। लंदन में कुछ एक इंसिडेंट होता है, कोई लीडर बीमार हो जाता है, उसके लिए ट्वीट कर लेते हैं। किसी को कहीं पर किसी की फिल्म रिलीज हो जाती है, उसके लिए ट्वीट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लिंचिंग होता है, गुजरात में, इधर दिल्ली में दंगे हुए, एकदम खामोश थे। तो देखिए, ये सारे चीजें क्या है, एक हद तक आप छुपा सकते हैं, उसके बाद आप छुपा नहीं सकते इन चीजों को। और यही चीज हम देख रहे हैं, अभी धीरे धीरे होकर पब्लिक में सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया तो जाकर हाउडी मोदी और अलग अलग प्रोग्राम ये लोग करके जो ड्रामेबाजी कर रहे थे, अब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही अगर आप देखेंगे, जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम काउंसिल है, उसके रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया को रैंकिंग बहुत कम दिया गया है और बहुत खराब सिचुएशन में इंडिया को डाला है। तो ये क्या छवि बना रहे हैं मुल्क का, क्या ये लोग कर रहे हैं? जाकर प्रोग्राम करेंगे तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप मुल्क के अंदर आपके मुल्क के बाशिंदों को किस तरीके से आप ट्रीट करते हो, इस पर आप पर दुनिया डिसाइड करेगी कि आप एक बेटर लीडर। सर, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, बीते 2 दिन पहले एक ट्वीट किया जाता है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है जफरुल इस्लाम साहब, वो एक ट्वीट करते हैं कि
अरब कंट्रीज का जलजला आने वाला है और इतने से ट्वीट को लेकर के एक विवाद गोदी मीडिया द्वारा किया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि जफरुल इस्लाम साहब जैसे लोग जो है वो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ अपने बयान में नहीं कहा, बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और अब कल ही खबर आती है कि दिल्ली पुलिस उन पर खुद जाकर के एफआईआर करके देशद्रोह जैसा मुकदमा लगा रही है। तो किस तरीके से देखते हैं सर इन चीजों को भी? देखिए, जैसे ही उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया और उसके बाद जो इशू हुआ, हमारी जो तंजीम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने, हमने उनका सपोर्ट किया, उनका सॉलिडारिटी हमने इजहार किया। क्योंकि देखिए, एक माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है। ये बहुत सारे माइनॉरिटी कमीशन दूसरे दूसरे स्टेट्स में, लेकिन ये मैक्सिमम लोग क्या है, गवर्नमेंट जो कहते हैं वही मुंह खोलते हैं। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि जफरुल इस्लाम खान ने माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन होने का पूरा हक अदा किया। माइनॉरिटीज का बात उन्होंने खुलकर सामने रखी और उन्होंने क्लियर वर्ड इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व बिगॉट्स का उन्होंने हिंदू अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, हिंदुत्व कहा, यानी प्योरली संघ परिवार के जो इन्फ्लुएंस लोग हैं उनको टारगेट किया। और जिन लोगों को ये बात बुरी लगनी थी उनको बुरी लगी, और अगर आप लोगों ने ऐसा काम किया है तो ही आपको बुरा लगेगा। तो इन्होंने किया है ऐसे काम है, जो हिंदुत्व बिगॉट्स है, उन्होंने ऐसा काम किया है, इसलिए उन्हें बुरा लगा। और उनका जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट कोई भी गलती नहीं थी। उन्होंने क्लियर कट कहा था कि पूरी दुनिया में एक हमारे मुल्क का नाम खराब होगा, एक हमारे मुल्क के बारे में जो एक गलत अफवाह फैलेगी, गलत अफवाह नहीं, गलत राय फैलेगी पूरी दुनिया में, उसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। वो तो जो उन्होंने कहा उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उनके साथ खड़ा है और उनके स्टेटमेंट में उनको सॉलिडारिटी हम लोग इजहार करते हैं। सर, इसी के साथ लगातार ये भी देखा जा रहा है इस्लामोफोबिया का जिक्र है, पर मीडिया जो है उसको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि मेन इम्पैक्ट जो इस्लामोफोबिया पर पड़ा है वो मेन स्ट्रीम मीडिया का कहीं ना कहीं असर देखा गया है, जिसमें अजान को लेकर के सोनू निगम ने एक बयान दिया, जब ट्विटर पर सवाल उठने शुरू हुए तो अपना डीएक्टिवेट करके चले गए। तो किस तरीके से देखते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका इस्लामोफोबिया में रही है? देखिए, कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जर्नलिज्म फॉर जेनोसाइड, जर्नलिज्म एज जेनोसाइड, एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे, नुरनबर्ग जो ट्रायल्स हुए थे, नुरनबर्ग ट्रायल्स का मतलब होता है कि जब जर्मनी में हिटलर की पार्टी के लोगों के खिलाफ जो केसें चली थी उसे नुरनबर्ग ट्रायल्स कहते हैं। और साथ ही साथ जो रवांडा में भी एक ट्रायल चला था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, वो ट्रायल्स में भी जो ये जर्नलिज्म एज जेनोसाइड का बात आया था। क्या है जर्नलिज्म एज जेनोसाइड? उसका मतलब ये है कि आप आपकी जर्नलिज्म के थ्रू इतना नफरत फैला रहे हो, इतना नफरत फैला रहे हो कि समाज में एक कम्युनिटी के खिलाफ इतना नफरत ज्यादा हो रहा है कि उसके वजह से उस कम्युनिटी पर अटैक्स हो रहे हैं, उस कम्युनिटी के लोगों का नरसंहार हो रहा है। इसको कहते हैं जर्नलिज्म एज जेनोसाइड। इंडिया में यही हो रहा है, इंडिया में यही हो रहा है। ये सारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो काम कर रहे हैं आज, इसका एंड रिजल्ट यही होगा कि ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों पर एक जेनोसाइड हो यहाँ पर। इसका दूसरा कोई नतीजा नहीं है। अब देखिए, ये कितना एक, मैं कहता हूं कि इतना एक मुनाफिक, एक हिपोक्राइट मीडिया यहाँ पर है। पहले तो लोगों को उकसाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, उनके दिलों के अंदर नफरत डाल डालकर उनको पूरी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत डाल देते हैं। फिर जब मुसलमानों पर हमला होता है तब यही मीडिया के लोग चैनल पर आकर कहते हैं क्यों हमारे देश पर हमले हो रहे हैं, क्यों मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। भाई, आपकी वजह से हमला हो रहा है, क्योंकि आप लोग मुसलमानों को डेमोनाइज करते हैं। इसको कहते हैं डेमोनाइजेशन ऑफ अ कम्युनिटी। यही काम रवांडा रेडियो, जो एक रेडियो चैनल था, उसने तुत्सी कम्युनिटी के खिलाफ किया था। और यही काम गोबल्स, जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, गोबल्स ने भी यही काम यहूदियों के खिलाफ किया था। वही काम आज इंडिया की मीडिया मुसलमानों के खिलाफ कर रही है। तो ये मेरा तो यहाँ पर कहना है कि इंडिया की मीडिया को इंटरनेशनल कोर्ट्स में घसीटना चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड करने पे लोगों को उकसा रहे हैं। सर, जैसे कि देखा जाता है कि मीडिया की अहम भूमिका रही है मुसलमानों के खिलाफ उकसाने में, पर यही केस अगर जैसे 1015 केसेस आपने भी हेट स्पीचेस उठा करके रखी जो मुसलमानों के खिलाफ चलाया गया, पॉपुलर फ्रंट ने भी एफआईआर जाकर के की, देश के तमाम जगहों पर
एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर होती है, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट रातों रात उस पर सुनवाई करके सुबह 10 बजे तक फैसला भी सुना देती है। पर जब सीए, एनआरसी और जम्मू कश्मीर का मुद्दा होता है तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाती। कैसे देखते हैं कि पत्रकारों को जो पूरा संरक्षण प्रदान है तो वो क्या नफरत फैलाने से बाज आएंगे? वो तो और नफरत ही फैलाएंगे। देखिए, ये सारे जर्नलिस्ट को ये नहीं है, ये सिर्फ एक बीजेपी का ओन्ड, बीजेपी के पैसे पर चलने वाले जर्नलिस्टों को ये फैसिलिटी इंडिया में मिल रहा है। अर्नब गोस्वामी को आप लोग एक जर्नलिस्ट मत कहो, वो बीजेपी के फंड पर एक चैनल शुरू करने वाला एक शख्स है, बीजेपी के कहने पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला एक शख्स है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि रातों रात लेकर एक दिन के अंदर कहा गया, वो एक गलत चीज था, क्योंकि उसको हम लोग कंडेम भी करते हैं, क्योंकि एक इस तरीके का एक भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब जिस तरीके का ट्रीटमेंट जो है, जो माइग्रेंट लेबर के सिलसिले में एक वैसा ही एक अपील आया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको इमरजेंसी में नहीं लिया, आर्टिकल 370 के सिलसिले में भी नहीं लिया। हम देखते हैं अलग अलग चीजों में, हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चीजों को कहती है कि इसकी अर्जेंसी नहीं है, बाद में ले सकते हैं करके। दिल्ली दंगों के बारे में भी हम देखते हैं, उसको भी हफ्तों पीछे कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक आदमी के खिलाफ पूरे इंडिया में जेन्युइन केसेस हो रहे हैं, और तब सुप्रीम कोर्ट आकर तब का तब एक फैसला ले लेती है और सेकेंड डे उसको सुनती है। वो एक हमारे जुडिशियल सिस्टम के बारे में जो इज्जत है उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो जजमेंट या जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर कोई अर्नब गोस्वामी को पूरी तरीके से एक बरी करने का नहीं था, बल्कि अर्नब गोस्वामी ने तो पूरी तरीके से यह मान लिया था कि मुझ पर केसेस नहीं होना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे केसेस को एक जगह एक कर लो। तो जिस तरीके से ये अर्नब गोस्वामी ने इसको बताया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया, वैसा नहीं हुआ है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी को एक तरीके से रिजेक्ट किया है। लेकिन बात यहां पर यह है कि एक दिन के अंदर ऐसा एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एक आदमी को देना, ये एक फ्यूचर के लिए अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि सर हम लगातार देख रहे हैं इस्लामोफोबिया इन इंडिया का जिक्र चल रहा है हर जगह, क्योंकि मोदी सरकार ये कहती है कि हमारे अंदरूनी मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच जो बीआर शेट्टी पर कार्रवाई हुई है यूएई में, आरएसएस के लिए फंड इंतजाम करते थे बाहर की कंट्रीज से, किस तरीके से देखते हैं? क्या यूएई ने शुरुआत कर दी है जो बिगुल ये लोग इस्लामोफोबिया के खिलाफ चला रहे थे? देखिए, बीआर शेट्टी का जो केस है, इसको आप लोग इसके साथ नहीं जोड़ सकते। वो एक फ्रॉड है, पक्का फ्रॉड आदमी है। वो जमाने से वहां पर फ्रॉड कर रहा है। एक छोटे इसमें आकर बिजनेस से वो आज एक अरबोपति वहां पर बन गया है। और पिछले इलेक्शन में 2019 इलेक्शन में ओपनली उसने वीडियोस बनाकर एडवर्टाइजमेंट्स करके इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। और ये क्या हालत हमारे मुल्क के, कि जो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर को ओपनली सपोर्ट करते हैं, आगे जाके पता चलता है कि वो बिजनेसमैन एक नंबर के फ्रॉड निकलते हैं। अदानी, हमने इनका देखा था, मेहुल चोकसी का देख गए, भाग गए। उसके बाद में छोटा मोदी को देखते हैं, वो भाग गए। अब ये बीआर शेट्टी देखो, वहां से भागकर यहाँ पर बैठे हैं। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर के इतने करीब रहा करते थे, ये एक एक करके ये बिजनेसमैनों के बारे में आ रहा है कि ये लोग फ्रॉड हैं, समझे। और बीआर शेट्टी का कोई छोटा फ्रॉड नहीं है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। अगर इंडिया में होता तो हमारी गवर्नमेंट बचा भी लेती, लेकिन वो वहां पर करप्शन को वेरी सीरियसली लेते हैं वो लोग, इसलिए भाग के यहाँ पर आ गए हैं। और ये जो जो बड़े बड़े फंडिंग के बात कर रहे थे, यही बीआर शेट्टी है जो कह रहा था कि मैं कश्मीर में इतना फंडिंग करूंगा। अब पता चल रहा है कहां से फंडिंग करेंगे। यही पूरे मिडल ईस्ट के बैंक्स में दुनिया भर का कर्जा लेकर, उन्हें धोखा देकर वो पैसा लेके इंडिया में लोग आ रहे थे। और फंडिंग आरएसएस को किस तरीके से कर रहे हैं क्लैरिटी नहीं है, लेकिन 100% हर कोई जानता है आरएसएस के बहुत बड़े फंडर थे, वो बीजेपी के बहुत बड़े फंडर थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएई जाएंगे तो उनके घर में खाना खाते थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत करीबी है हमारे प्राइम मिनिस्टर के भी वो। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो तारीफ भी की है कि अगर बीआर शेट्टी एक बात बोलते हैं तो वो बात वो करके दिखाते हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर को बोलना है कि ये जो इतना बड़ा धोखा देकर भागकर हमारे इंडिया में आए, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कब इनको वापस यूएई भेजकर वहां के कानून के मुताबिक इनको सजा दिलाएंगे, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है।
सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा इधर, क्या भारत के मुसलमान जो हैं वो अरब कंट्रीज के मुसलमानों के सहारे बैठे हुए हैं, या अब वाकई में जरूरत आन पड़ी है अपने आप में लीडरशिप पैदा करने की? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए कोई मसीहा आपके लिए बाहर से नहीं आएगा। अगर आप लोग ये बैठ के सोचेंगे कोई दूसरे मुल्क के लोग आपके लिए आवाज उठाएंगे, ये कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारे मुल्कों का एक मुल्कों के साथ ट्रेड होता है। कल इंडिया यूएई का ट्रेड है, इंडिया सऊदी का ट्रेड है, इंडिया और दूसरे ममालिकों का ट्रेड होता है। ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेड मतलब बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। कल जब बिजनेस की बात आएगी आप देखेंगे यही अरब गवर्नमेंट्स जो है वो लोग, ये गवर्नमेंट जो कर रही है उसको सही ठहराएंगे वो लोग। हमने देखा चाइना में जो हुआ, चाइना में युगर मुसलमानों को चाइना किस तरीके से कुचल रहा है, किस तरीके से वहां पर उन मुसलमानों को खत्म कर रहे हैं। और सऊदी अरेबिया स्टेटमेंट देती है कि उसका अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान जो बड़े बातें करता है मुसलमानों की, वही पाकिस्तान युगर मुसलमानों के बारे में कह रहा है कि मुझे पता नहीं वहां पर क्या चल रहा है। तो ये मुस्लिम ममालिकों के भरोसे आप मत बैठिए, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये मुस्लिम ममालिक कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपना बिजनेस देखेंगे मुसलमानों को। और अभी भी जो ये आप बता रहे इंसिडेंट, ये कोई भी वहां की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। वहां थोड़े इंडिविजुअल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इस इशू को रेस किया वहां के मीडिया में। वहां की गवर्नमेंटों ने आज तक कुछ किया नहीं, और मुझे नहीं लगता वहां की गवर्नमेंट कुछ करेगी भी। वो लोग नहीं करेंगे कुछ भी, उल्टा वो लोग इनकी तारीफ ही करेंगे। लेकिन इंडिया के मुसलमान सोचना है कोई बाहर से आपके लिए बात नहीं करेगा, कोई आएगा नहीं, आपको खुद मुख्तार होना है। हम 20 करोड़ की एक पॉपुलेशन है, क्यों हमें बाहर वाले चाहिए अगर हमारे लिए बात कर सकते हैं? इतना बेहतरीन संविधान है, इतना बेहतरीन डेमोक्रेसी है, इतना बेहतरीन आजादी है, क्यों हम लोग हमारे संविधान, हमारे डेमोक्रेसी, हमारे जुडिशियल सिस्टम को इस्तेमाल करके क्यों हम लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते? तो ये बाहर के लोगों पर उम्मीद छोड़ दीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, इंडियन सोशियो डेमोक्रेटिक और सेक्युलर सिस्टम को समझिए, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट समझ लोग अपने हक, ये पैगाम में देना चाहूंगा।